हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शंस। समझते हैं होता क्या है कंजंक्शंस। फ्रेंड्स, क्या होता है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कहा जाता है कि कैन का यूज करो, विल का यूज करो, शुड का यूज करो। ठीक है, अब ये तीन में से किसी करेक्ट को, अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना है। कंफ्यूजन है कि कठिन मेहनत करो, यू कैन फेल, आप फेल हो सकते हो, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, यू शुड फेल, आपको फेल हो जाना चाहिए। हिंदी लिटरेरी मीनिंग के आधार पर हम इसको करेक्ट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम कैन को लगा करके आ जाएंगे, लेकिन जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा शुड। सर ये कैसे हुआ, समझते हैं एक और। ईदर ही ब्लैंक हिज ब्रदर हेल्प्स मी। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करने के लिए आया, एंड का यूज करो, और का यूज करो। ठीक है, नोर का यूज करो, या तो वह या उसका भाई मेरी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहां पर और का यूज आएगा। सर कैसे सेलेक्ट किया? तो यहां पर क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ पर्टिकुलर पेयर को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है? किसी पर्टिकुलर पेयर्स को फॉलो किया जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। हार्डली डिड शी रीच ब्लैंक द ट्रेन अराइव्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आया कि देन का यूज करो, वेन का यूज करो, आफ्टर का यूज कीजिए। ठीक है, यहां पर ये तीन में से करेक्ट आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट क्या आएगा? करेक्ट मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि वेन आएगा। सर कैसे बताया? ये वही पैटर्न है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कंजंक्शंस के माध्यम से, कि कुछ फिक्स्ड कंजंक्शंस होते हैं, कुछ फिक्स्ड पेयर होते हैं, जिनके साथ जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस है या कंजंक्शंस है उसी का यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं उस पेयर को क्या है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ करेक्ट पेयर कंजंक्शंस का ही यूज किया जाता है, मतलब ईदर के बाद आपको और का ही यूज करना है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो को ही यूज करना है, हार्डली के बाद वेन का ही यूज करना है, नो सुनर के बाद देन का ही यूज करना है। सर आखिरकार ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो भैया पहुंचते हैं ये क्या है इस पॉइंट पर। आज हम बात कर रहे हैं कंजंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंजंक्शंस। क्या होता है कंजंक्शंस? तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, कंजंक्शंस नाम से ही स्पष्ट है कि कंजंक्शंस जो जोड़ने का काम करें। तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को अथवा दो स्टेटमेंट या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजंक्शंस कहलाएगा। कंजंक्शंस का अर्थ होता है जोड़ने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं तो हम अलग अलग पार्ट्स की अपनी अपनी कैटेगरी पढ़ते हैं, और आज हम जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का काम होता है दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस अथवा दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, समझते हैं कंजंक्शंस। अभी तक हमने जो कंजंक्शंस पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं एंड। एंड का अर्थ होता है और, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, और, या,
है ना। इस तरीके के कंजंक्शंस को हम पढ़ते हुए आए हैं। बिकॉज, क्योंकि, व्हाइल जबकि, व्हेन जब, येट फिर भी, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। इस तरीके के हम कंजंक्शंस को पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। इनका हम बचपन से यूज़ करते हुए आए हैं और इनके मीनिंग आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज हम जिन कंजंक्शंस की बात करेंगे वे कंजंक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम उन कंजंक्शंस के बारे में बात करते हैं, समझते हैं उन कंजंक्शंस में कि ये क्या पेयर्स होते हैं। कंजंक्शंस के पेयर्स के बारे में हम बात करें तो हमने कुछ अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया कि कुछ कंजंक्शंस हमेशा पर्टिकुलर पेयर में ही उपयोग किए जाते हैं। कुछ कंजंक्शंस हमेशा पर्टिकुलर पेयर में ही यूज किया जाता है। मतलब ईदर के साथ आपको और का ही यूज करना है, नॉट ओनली के साथ हमें बट ऑल्सो का यूज करना है, हार्डली के साथ वेन का यूज करना है, नो अदर के साथ देन का यूज करना है, स्केर्सली, वेन, वेदर और नॉट, द रीजन वाई, दैट, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड पेयर है जिनका इसी तरीके से उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, कि हमेशा द रीजन वाई के साथ दैट का ही यूज़ किया जाएगा, रेदर के साथ देन का यूज़ किया जाएगा, नीदर के साथ नॉर का यूज़ किया जाएगा, नो सूनर के साथ देन, और देन भी कौन सा, THAN वाला। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट कर दिया जाता है कि THAN दे दिया जाएगा, THEN दिया जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ जो नो सूनर के साथ जो देन आएगा वो THAN ही आएगा, ठीक है। रेदर के साथ जो देन आएगा वो THAN ही आएगा, ठीक है। नॉट, नेवर, और, ऑल्दो, येट, नथिंग एल्स बट, द रीजन, दैट, अदर देन, इनके साथ ये फिक्स्ड पेयर का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में होगा, आएगा आपको। जैसे हमने पढ़ा कि नीदर के साथ नोर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखो यहाँ नीदर के साथ क्या यूज कर लिया, और का यूज कर लिया है, इस कारण से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि नीदर के साथ क्या यूज किया जाता है फ्रेंड्स, नोर का यूज किया जाता है। नीदर के साथ क्या यूज किया जाता है, नोर। तो क्या होगा, नीदर ही नोर हिज ब्रदर नोज द एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं हार्डली हेड। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट आपको बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेगा। क्या कि ये जो हार्डली है ना, हार्डली जो है, स्केर्सली है ना, नो सूनर है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, इनके बाद का जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, वो पहला स्टेटमेंट हमेशा इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव होता है, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, हेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी शुरुआत हमेशा इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। तो हार्डली, स्केर्सली के बाद, नो सूनर के बाद जो पहला स्टेटमेंट होगा वह स्टेटमेंट हमेशा इंटेरोगेटिव होता है। तो हार्डली हेड आई लेफ्ट द हाउस। अब देखिए हार्डली के बाद हमने अभी रूल में क्या पढ़ा था, क्या हमने हार्डली के बाद देन का यूज़ पढ़ा था। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हार्डली के बाद देखो, हार्डली के बाद हमने क्या पढ़ा है कि WHEN वेन का यूज़ किया जाता है, जबकि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है देन। और यही पॉइंट हमें पकड़ना है, इसी बात के लिए हमने पेयर बना करके दिया है, ताकि ये पेयर को जब आप रट लेंगे ना, तो देखते ही क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हार्डली के बाद फ्रेंड्स देन का उपयोग नहीं किया जाता है, हार्डली के बाद उपयोग किया जाता है क्या, वेन का। समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अब किसी जो वाक्य होता है, स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, उसमें पेयर कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में पैरेलल कंस्ट्रक्शन से इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सर ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन से इन कंजंक्शन क्या होता है, क्या कहना चाहता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, समझते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए भैया, पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है कि ये है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हम तब लगाते हैं जब कोई दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो दो स्टेटमेंट को किसी न किसी माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ही नोज मी, या राम नोज मी। या तो वह जानता है या राम मुझे जानता है। अब इसको मुझे किसी एक कंजंक्शन से पूरे स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो मैंने लिखा कि ईदर
राम और या इधर या तो वह और राम नोज मी। जब ये इस तरीके का स्टेटमेंट मैं लिखता हूं तो वहां पर मेरा कहने का तात्पर्य यह होता है कि या तो वह या फिर राम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन से मतलब यह था कि देखो इसमें ही भी सब्जेक्ट है और राम भी सब्जेक्ट है। हमें कंफ्यूजन सब्जेक्ट में था, इसलिए हमने इधर और का प्रयोग किसके साथ किया, पहले भी सब्जेक्ट के साथ किया, दूसरे में भी सब्जेक्ट के साथ किया। अगर इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से लिखता हूं कि इधर ही नोज और राम मी, ठीक है। और मी, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। क्यों इनकरेक्ट हो रहा था, क्योंकि हमें जिस चीज़ का कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न के साथ हमने पैरेलल उसको कंस्ट्रक्शन नहीं किया। हमें कन्फ्यूज़न सब्जेक्ट में था तो इधर और दोनों का उपयोग हमें सब्जेक्ट के साथ करना है। अगर हमें कन्फ्यूज़न वर्ब में है तो दोनों का उपयोग हमें वर्ब के साथ करना है। अगर हमें ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न है तो दोनों का उपयोग हमें ऑब्जेक्ट के साथ करना है। दो ऑप्शंस जो दिए हैं उन दो ऑप्शंस के साथ हमको इसका उपयोग करना है। नेक्स्ट है नॉट ओनली। अगर नॉट ओनली के साथ हमने नाउन का उपयोग किया है तो बाद वाले इसमें भी बट ऑल्सो के साथ भी हम नाउन का ही उपयोग करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि नॉट ओनली के साथ हमने नाउन का यूज कर लिया, बट ऑल्सो के साथ किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग कर लिया। अगर ऐसा करते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का मीनिंग ही यही होता है कि आपने पहले के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किया है दूसरे के साथ भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे या उसी पॉइंट को मेंशन करेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। नीदर वर्ब, आप मान लो कि नीदर के साथ आपने पहले इसमें वर्ब का यूज़ कर लिया तो नॉर के साथ भी आप वर्ब का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। नॉट ओनली के साथ मान लो कि आपने प्रीपोजिशन का उपयोग कर लिया तो बट ऑल्सो के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सर ये नॉट नीदर नॉट ओनली क्या है, अरे भैया यही तो पेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने बात करी ना, क्या कहा हमने ये कहा कि कुछ फिक्स्ड पेयर होते हैं जैसे इधर और नॉट ओनली। तो हमारा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि अगर इधर के साथ आपने यहाँ सब्जेक्ट का उपयोग किया है तो और के साथ भी आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आप नॉट ओनली के साथ वर्ब का उपयोग कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी किसका उपयोग करेंगे, वर्ब का उपयोग करेंगे। यह बात है यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहां नीदर के बाद नाउन आया जबकि नोर के बाद वर्ब। आप देखिए स्टेटमेंट को समझेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे नीदर राम, ना तो राम इट्स नॉट ड्रिंक। ना तो राम खाता है ना ही, देखिए ना तो राम, तो ये जो नीदर किसके साथ लिए यूज किया गया है, राम के साथ। अरे भैया हमारा कंफ्यूजन राम में नहीं है, हमारा कंफ्यूजन किस में है, राम के द्वारा की गई एक्शन में है कि राम तो हमारा कॉमन है, ठीक है। राम ना तो खाता है ना पीता है, तो ना तो खाता है तो यहाँ पर खाने के साथ हमको नीदर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ राम नाउन है और ड्रिंक क्या है, वर्ब, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं राम ना तो खाता है ना ही पीता है। हाँ, अब बात सही हुई। क्यों, क्योंकि हमारा कन्फ्यूजन किस में था, ये ईट और ड्रिंक में था, तो इसलिए हमने ईट के साथ नीदर लगाया, ड्रिंक के साथ नोर का उपयोग किया। बात समझ में आई। नेक्स्ट समझते हैं। इसी तरीके का एक सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा गया है कि भाई ऐसी स्थिति जब आती है, ठीक है, तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें सेकेंड कंजंक्शंस को बेस मान करके फर्स्ट कंजंक्शंस को सुधार करना है। देखिए अब कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि राम नॉट ओनली हेज। अब यहाँ पर नॉट ओनली का यूज हमने किसके, हेज के साथ कर लिया, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में राम जो है नॉट ओनली हेज, ना केवल उसके पास है बल्कि अ बुक बट ऑल्सो अ पेन, लेकिन फिर पेन भी।
अब ये स्टेटमेंट से नहीं जम रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि या तो बोलते हैं कि ना तो उसके पास है वो पढ़ता भी है तो बात सही होती है, ना तो उसके पास बुक है ना ही वो पढ़ता है तो भी बात सही होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हमेशा पैरेलल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब यहाँ वर्ब के साथ हमने नॉट ओनली लगाया और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने बट लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब इसको सही करना है। प्रश्न ये है कि सही किसके आधार पर किया जाएगा, तो सही करने के लिए पिछले को देखना है। तो पिछले में हमने क्या हुआ, अल्सो पेन एक ऑब्जेक्ट है, अल्सो ऑब्जेक्ट, तो पहले वाले में भी ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, तो राम हैज, वर्ब को तो कॉमन निकाल दे क्योंकि वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो राम हैज न केवल बुक बल्कि पेन भी, राम हैज न केवल बुक बल्कि पेन भी, तो यहाँ पर बुक के साथ लगाया और ओनली नॉट ओनली, और पेन के साथ लगाया बट ऑल्सो। ठीक है, दोनों इस स्टेटमेंट में क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, दोनों क्या थे, नाउन थे, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जबकि पहले स्टेटमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पर नॉट ओनली के साथ वर्ब का यूज किया गया और दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया गया, जो कि स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अरे भैया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट एंड एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाई हु विच के बाद दैट एंड या एस टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे दैट वाई, दैट इफ, हम बोलते हैं ना भैया क्या, एज इफ, है ना, दैट्स वाई, इस तरीके बोलते हैं कि नहीं, एज इफ मतलब मानो कि, दैट्स वाई मतलब इसीलिए। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन, वाई, हु और विच। वाई मतलब रीजन की बात हो रही है, हु मतलब जो, ये भी कनेक्टर का काम कर रहा है, विच यानी जो भी, ये कनेक्टर का भी काम करते हैं, इसलिए इनको कंजंक्शंस में रखा गया है, इसीलिए इनको कंजंक्शंस में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। सर कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं? भाई राम मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है, राम इज माई ब्रदर हु लिव्स विथ मी, तो यहाँ पर हु लिव्स विथ मी क्यों आया? क्योंकि जो मेरे साथ रहता है और जो क्या है, कंजंक्शंस का काम भी कर रहा है, जो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शंस का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाई, हु, विच के बाद दैट एंड या एस टू का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, दैट वाई, दैट इफ, वेदर इफ, एस टू वाई एंड दैट, इनके साथ हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। आई डू नॉट नो दैट वाई ही फेल्ड, अरे भैया ये गलत है स्टेटमेंट, दैट वाई नहीं होता है, दैट्स वाई होता है। ठीक है ना, आई डू नॉट नो वाई ही फेल्ड, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों है? क्योंकि वाई के बाद और हु के बाद और विच के बाद हम किसका यूज नहीं करते, हम दैट का यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी, उसने पूछा, दैट इट ही सॉ वाज एब्सेंट, इनकरेक्ट हो गया। ही आस्क्ड मी इफ ही वाज एब्सेंट, ये स्टेटमेंट सही होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे, बड़ा ही प्यारा है कि बिकॉज सिंस एज सुन एज के बाद देयर फॉर दस हेंस सो दैट सो का प्रयोग नहीं होता है। किसके बाद भैया? बिकॉज के बाद, याद रखेंगे क्या, बिकॉज के बाद, सिंस के बाद, एज के बाद और एज सुन एज के बाद कभी भी, ठीक है, देयर फॉर दस हैंस या सो दैट का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया यह भी कारण बता रहे हैं, क्योंकि बिकॉज सिंस चूंकि वह एज सुने जैसे ही, तो यह भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन बता रहे हैं, यह भी कंक्लूजन बता रहे हैं। ठीक है, यह भी रीजन बता रहे हैं, यह भी रीजन बता रहे हैं, तो दोनों रीजन बताने एक साथ वाले थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो अगर इनका प्रयोग कर लिया है तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एज ही केम लेट, जैसे कि वह लेट आया। देयर फोर, हमें क्या कहा गया है कि भैया एज के साथ देयर फोर का प्रयोग नहीं करना है, तो यहां पर देयर फोर आ गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? एज ही केम लेट। ऐसी स्थिति में ध्यान क्या रखना है, ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉमा लगा करके आगे बढ़ जाना है, आपको अलग से किसी कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करना है। तो एज ही केम लेट ही वाज पनिश्ड, जैसे कि वह लेट आया उसको पनिशमेंट दी गई। बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है। देयर फोर, इसीलिए, अरे भैया यही तो बात बता रहे हैं क्या, कि बिकॉज के साथ भी हम देयर फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, देयर फोर ही कैन बाय एनीथिंग, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ही इज रिच क्या बताया है, ऐसी स्थिति में जब मनाही की गई है तब ऐसी स्थिति में क्या लगा, कॉमा लगा करके आगे बढ़ जाओ। तो बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाय एनीथिंग।
ठीक है। यूज ऑफ कंजंक्शंस, अलग अलग कंजंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो सिंस क्या होता है, सिंस को किस तरीके से कंजंक्शंस का उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंस शब्द प्रीपोजिशन तथा कंजंक्शन दोनों की तरह कार्य करता है। सिंस प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या है? कंजंक्शन क्या करता है कि दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, जबकि प्रेपोजिशन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। ठीक है, तो कार्य करता है। जब सिंस का प्रयोग कंजंक्शंस की तरह होता है तो सिंस के पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैव हैज हेड का हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, जबकि बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ध्यान रखेंगे, सिंस कंजंक्शंस के रूप में होगा, सेंटेंस, दो सेंटेंसेस आएंगे, बीच में कंजंक्शन सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि जब सिंस का यूज किया जा रहा है किसी सेंटेंस में तो इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा, और इसके पहले वाला स्टेटमेंट जो रहेगा वो हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि हैव हैज थर्ड के बाद अगर सिंस यूज किया जा रहा है तो बाद वाला सेकंड फॉर्म है, अगर बाद वाला सेकंड फॉर्म है और सिंस का यूज किया जा रहा है तो पहले वाला हमेशा स्टेटमेंट किसमें होगा? परफेक्ट टेंस में होगा। आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, देखिए यहां पर हमारे साथ सिंस यूज किया गया है। हमने क्या कहा है कि सिंस अगर कनेक्टर के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आएगा मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। अब ये कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? केम का उपयोग होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंस में पहले अगर परफेक्ट है तो दूसरा क्या होना चाहिए? पास्ट के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, तो सिंस के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई केम। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मच हैज हैपेंड सिंस, अब बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, वह परफेक्ट हो गया। सिंस सही है, अब बाद वाला सेकेंड फॉर्म होता है तो यू ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया गया। करेक्ट क्या होना चाहिए? यू ज्वाइंड सेकेंड फॉर्म, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही होगा। अनटिल और अनलेस, अनटिल का प्रयोग समय जब तक नहीं के लिए होता है, जबकि अनलेस का प्रयोग शर्त यदि नहीं के लिए होता है। अब देखो, अनटिल और अनलेस के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा अपने साथ नेगेटिव सेंस को लेकर के आते हैं। ये हमेशा अपने साथ किसको लेकर के आएंगे? नेगेटिव सेंस को लेकर के आएंगे। जब ये नेगेटिव सेंस अपने साथ लेकर के आ रहा है तो हमें अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पहली चीज ये ध्यान रखना। ठीक है, दे कैन नॉट डू वेल, अरे भैया वे नहीं कर सकते। अनटिल दे वर्क हार्ड, जब तक कि वो हार्ड वर्क नहीं, तो दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड। ठीक है, अब देखिए दे वर्क हार्ड, सर आपने तो अभी बोला था कि भाई नेगेटिव का यूज नहीं कर सकते, ये कैन नॉट कहाँ से आ गया? अरे भैया हमने क्या कहा? अनटिल वाले, अनटिल जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस सेंटेंस को, मतलब इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट आएगा उसको नेगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो हाँ, बात क्या हो रही है कि अनटिल का उपयोग हम किसके लिए? शर्त के लिए। अनलेस का उपयोग हम शर्त के लिए करते हैं, जबकि अनटिल का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं। कई बार हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब तक चार नहीं बजते या जब तक मैं आता नहीं, तो जब तक मैं आता नहीं ये क्या है? एक शर्त है, और जब तक चार नहीं बजते ये क्या है? समय है। तो समय के लिए हम अनटिल का यूज करेंगे, समय के लिए हम अनटिल का यूज करेंगे, जबकि शर्त के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं, जबकि शर्त के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं। तो दे कैन नॉट डू अनटिल दे वर्क हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करते तो उनका मेहनत करना एक शर्त है, समय थोड़ी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? अनलेस। क्यों? क्योंकि शर्त के लिए हम किसका यूज करते हैं? अनलेस का यूज करते हैं। शर्त के लिए हम किसका यूज करते हैं? अनलेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यू वेट हियर, आप यहीं पर वेट करो, प्रतीक्षा करो, अनलेस 7 o'clock, जब तक कि 7 नहीं बज सकते। तो 7 बजना समय है, और समय के साथ हम अनटिल का यूज करते हैं। समय के साथ हम किसका यूज करते हैं? अनटिल का। तो क्या होगा? यू वेट हियर अनटिल 7 o'clock, जब तक कि 7 नहीं बजते। नेक्स्ट, वही बात कि अनटिल और अनलेस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं नॉट का उपयोग करते? क्योंकि भैया जो नॉट है ना वो नेगेटिव सेंस को लेकर के आ रहा है, और वही बात तो हमने बताई कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। अनलेस यू डू नॉट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, नहीं पहले से ही आ गया तो फिर डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? अनलेस यू लेबर, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है यू वेट हियर, आप यहाँ प्रतीक्षा करो, अंटिल आई डू नॉट कम, अरे भैया अंटिल पहले से ही नेगेटिव है तो डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि यू वेट हियर, आप यहाँ पर प्रतीक्षा करें, अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापिस नहीं आता हूं। नेक्स्ट है लेस्ट। लेस्ट के बारे में हमने एग्जांपल भी दिया था। लेस्ट के बारे में हमने क्या बताया है कि कहीं ऐसा न हो। लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा न हो, और लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा अपितु। इसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, शुड का। तो क्या होगा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू विल, अरे भैया विल नहीं आना है। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी है राम लखन की, किसकी, लेस्ट और शुड की। किसकी, लेस्ट और शुड की। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको लेस्ट दिखता है तो पीछे लग के उसके साथ ही साथ आपको शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुड का। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कि आप असफल हो जाएं। याद रखें लेस्ट जो है एक नेगेटिव शब्द है और इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेटमेंट में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना होगा ट्रेन मिस ना कर दे, ठीक है। तो शुड नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। तो लेस्ट के बाद क्या आएगा, यू शुड मिस द ट्रेन, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एज और लाइक, एज का मतलब क्या होता है, एज एक कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, सही बात है, तथा इसके बाद एक संपूर्ण क्लॉज का प्रयोग होता है, जबकि लाइक एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेरे जैसा तो क्या बोलेंगे इसमें, लाइक मी। आपके जैसा, लाइक यू, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये लाइक एक प्रेपोजिशन है। लाइक क्या है फ्रेंड्स, एक प्रेपोजिशन है और इसके साथ हम किसको जोड़ते हैं, तो इसके साथ किसी एक शब्द को जोड़ेंगे। वो शब्द क्या होता है, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है। भाई मेरी तरह लाइक में, राम की तरह लाइक राम, मोहन की तरह लाइक मोहन, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा क्या होगा, की तरह, दोनों का अर्थ वही निकल रहा है। एज का मतलब भी की तरह हो रहा है, लाइक का अर्थ भी की तरह हो रहा है, लेकिन लाइक के साथ हम किसको जोड़ेंगे, केवल नाउन या प्रोनाउन, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ेंगे। जबकि एज की तरह, एज के साथ हम किसको जोड़ेंगे, एक संपूर्ण स्टेटमेंट सेंटेंस को जोड़ेंगे या एक क्लॉज को जोड़ेंगे। सर ये क्लॉज क्या होता है, अरे भैया क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो। जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्लॉज का प्रयोग होता है, जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ नाउन है प्रोनाउन। तो एज के साथ हम क्या करेंगे, क्लॉज। क्लॉज का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे सी रेन एज अ पेंथर, पेंथर की तरह दौड़ी, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया पेंथर एक नाउन है और नाउन के साथ हम एज को यूज करते हैं, नहीं, हम यूज करते हैं लाइक को। किसको यूज करते हैं, लाइक को। तो क्या होगा, शी रेन, वह दौड़ी, लाइक अ पेंथर, पेंथर के समान, पेंथर की तरह। शी रेन लाइक अ पेंथर। नेक्स्ट है प्लीज डू लाइक आई टेल यू, कृपया लाइक आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूं। तो लाइक आई टेल यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लाइक का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, नाउन, या लाइक का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। जबकि यहाँ पर तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये एक स्टेटमेंट की बात है और स्टेटमेंट के साथ हम प्रयोग करते हैं एज का। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट के साथ हम प्रयोग करते हैं एज का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे सामने आता है, बिकॉज ऑफ एक कंजक्शन है और बिकॉज ऑफ के बीच में डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि क्या काम करेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। बिकॉज मतलब होता है, बिकॉज का अर्थ जो होता है वो होता है क्योंकि, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। जबकि बिकॉज ऑफ जो है वो है एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ हम हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो बिकॉज, अच्छा दोनों का अर्थ भी होता है। यहाँ पर बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है की वजह
से, तो बिकॉज एक कंजंक्शन है और इसके बाद एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेंटेंस का टुकड़ा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट है और कम से कम एक वर्ब है, क्लॉज का यूज़ करते हैं। जबकि बिकॉज ऑफ एक तरह का प्रेपोजिशन है और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। बिकॉज ऑफ के बाद ऑफ लग जाए तो इसके बाद केवल एक छोटा सा शब्द आएगा, ठीक है। जबकि अगर केवल बिकॉज है तो उसके साथ एक सेंटेंस आना चाहिए जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, कम से कम वर्ब हो, क्लॉज का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे बिकॉज के साथ क्लोज आएगा, बिकॉज ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखेंगे ये। शी वॉज वरीड बिकॉज ऑफ, अब भैया बिकॉज ऑफ आ गया, बिकॉज ऑफ क्या है, ऑफ जब जुड़ जाता है तो ये हो जाता है एक प्रीपोजिशन, ऑफ जब जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। और प्रीपोजिशन के साथ एक शब्द आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है, ही वॉज लेट, एक सेंटेंस दे दिया जो कि गलत हो जाएगा। बिकॉज, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, बिकॉज शी वॉज लेट आना चाहिए, बिकॉज का ही यूज़ किया जाना चाहिए, ऑफ का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है और बिकॉज एक कनेक्टर है, हमें आवश्यकता है किसकी है, कनेक्टर की आवश्यकता है। शी वॉज लेट बिकॉज, वो लेट थी बिकॉज द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन, अरे भैया गलत बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर केवल ट्रेन की बात हो रही है, मतलब बिकॉज ऑफ आएगा, किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि ये ट्रेन एक नाउन है और नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ। जबकि यहाँ पर शी वॉज लेट एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है और सेंटेंस के साथ हम केवल बिकॉज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं सच एज और सच दैट। क्या होता है ये सच एज और सच दैट। सच के बाद एज का प्रयोग होता है, इसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है। हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि भाई सेंटेंसेस के वर्ब के टाइप्स, और उसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब देखा था। नॉन फाइनाइट वर्ब में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, और ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब किया जाता है तो ये काम करता है नाउन का। किसका काम करता है, नाउन का। तो सच के बाद, इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सच के बाद एक क्लॉज का प्रयोग होने पर सच के बाद दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सच के साथ अगर एज का यूज़ किया जाए, सच के साथ अगर एज का यूज़ किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट जो वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सच के बाद दैट का प्रयोग किया जा रहा है तो फिर पूरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्टेटमेंट चलेगा। समझ में आया कि नहीं है। सच के बाद अगर एज का यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और सच के साथ अगर दैट का यूज किया जाएगा तो क्लॉज आएगा। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं। आई एम नॉट सच अ फूल दैट टू बिलीव दैट। सच के बाद किसका यूज आया, सच के बाद एज का यूज किया गया है। एज का यूज जब किया जाएगा तो क्या होगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सच के साथ किसका यूज़ किया गया है, दैट का यूज़ किया जाएगा तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। हमारे पास टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने सच के साथ किसको लगाया, एज को लगाया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट, जैसा कि समझा जाता है, माना जाता है। तो सच के साथ जब एज आता है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इन द सेम वे देयर वाज अ सच। अब यहाँ एज, अब एज के बाद क्या आना चाहिए, जनरली टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एज का यूज़ नहीं करते हुए हमें किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, दैट का। तो देयर वाज अ सच अ नॉइज दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्स, के हम खुद को भी नहीं सुन सकते थे। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, क्या कि अगर सच के बाद ए का यूज़ किया जा रहा है तो स्टेटमेंट में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, और अगर सच के साथ दैट का यूज़ किया जा रहा है तो फिर क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। तो सच अ के बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाएगा, जबकि सच दैट के साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सो एज और एज एज। सो एज, इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में सकारात्मक सेंटेंसेस में दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, ठीक है। तो राम इज नॉट ए गुड, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन में क्या होगा, एज गुड उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम है एज श्याम, ठीक है।
राम इज नॉट एज गुड, ए गुड नहीं आएगा, एज श्याम। या कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन में हम किसका यूज करते हैं, एज एज का यूज करते हैं। तो राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। दूसरा एज का प्रयोग अफर्मेटिव, जो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो एज का प्रयोग करते हैं, तथा नेगेटिव दोनों ही प्रकार के वाक्यों के साथ होता है। जबकि सो एज जो होता है, सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंसेस के में होता है। एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है। जैसे राम इज सो गुड एज श्याम, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। तो यहाँ सो गुड का प्रयोग किसके साथ किया, नेगेटिव स्टेटमेंट। जबकि पॉजिटिव में दोनों में क्या यूज किया जाता है, एज का यूज किया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा जो कंजक्शन है वो है एंड है। ठीक है, एंड और बट आप जानते हैं, एंड का प्रयोग दो समान अर्थ बताने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, जबकि बट का प्रयोग दो विरोधी अर्थ बताने वाले। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अरे भाई वह स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, तो दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन वह स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, तो ये अपोजिट सेंस देने लग गए। ठीक है, तो अपोजिट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। और समान इक्वल मीनिंग जो दे रहा है, समान अर्थ दे रहा है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड एंड पॉजिटिव वर्ड दोनों पॉजिटिव अगर है तो क्या यूज करेंगे, एंड का। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे राम इज ब्रेव, राम बहादुर भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, बट डिसऑनेस्ट लेकिन बेईमान है, तो बेईमानी क्या हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड बट जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो हम एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन आता है द सेम। ठीक है, द सेम दैट इज। द सेम के बाद अगर वर्ब स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो दैट का प्रयोग होता है। जबकि वर्ब स्पष्ट नहीं हो, वर्ब क्लियर नहीं हो, तो फिर हम किसका करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। दैट इज द सेम बुक एज आई वांटेड। ठीक है, ये वही बुक है जो मैं चाहता था। अरे भैया वर्ब क्लियर है, वर्ब क्लियर है तो हम क्या यूज करेंगे, एज की जगह दैट का। ठीक है, तो दिस इज द सेम हॉर्स दैट माइन। अब ये दैट माइन यहाँ पर माइन लगा हुआ है, तो माइन लगा हुआ है इसका मतलब ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं लिखा है। यहाँ पर वांटेड में स्पष्ट वर्ब लिखी हुई है, यहाँ पर वर्ब स्पष्ट नहीं लिखी हुई, और इस कारण यहाँ डेट ना आते हुए क्या होगा, एज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, अगर ऑब्जेक्ट स्पष्ट है, क्लियर है, वर्ब क्लियर है, तो हम डेट का यूज़ करेंगे, और अगर वर्ब क्लियर नहीं है तो हम एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें इंग्लिश को कम्प्लीटली हमने दिखाने की कोशिश करी है, कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, बेसिक्स टू एडवांस लेवल की ग्रामर आपको सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच। इसमें शून्य से शिखर लेवल की यात्रा तय कराई जाएगी, 0 से हीरो लेवल को जिसको समझा जा सकता है। ठीक है, इसका लगभग 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल रेगुलर होमवर्क मिलेगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिल सकता है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें इंग्लिश तो ठीक ठाक है, हम बोल चाल लेते हैं, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, तो फ्लुएंसी के लिए आप एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एडवांस लेवल पर सारी चीज़ आपको एक्सपर्ट बनाने की तरफ ध्यान दिया जाता है, और बहुत कुछ एडवांस चीज़ें सिखाई जाती है। इसमें रेगुलर बेसिस पे एडवांस लेवल के कॉन्वर्सेशंस रहेंगे, इंटरव्यू रहेंगे, डिबेट रहेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बैच आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर किड्स स्पोकन बैच। बच्चों को अगर आपके यहाँ पर घर पर अगर बच्चों को इंग्लिश सीखने में समस्या हो रही है, तो बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता अलग अलग होती है। बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, किड्स स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर बच्चों के लेवल से उनको एकदम शून्य से शिखर की यात्रा किस तरीके से तय कराई जाएगी, सारी चीज़ें उसमें है। पर्सनल अटेंशन हर बच्चे पर दिया जाएगा, डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन है, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइम वोकैब बूस्टर कोर्स। आपको लग रहा है कि सर हम इंग्लिश बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं,
है ना। इंग्लिश तो हमको आप बोलते हैं, लेकिन क्या होता है हमें वर्ड्स नहीं याद पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास प्राइम वोकेबुलरी बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर वोकेब का समाधान होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं सर आप कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर मिल जाए कि जहाँ पर लाइव 1-to-1 क्लास ले सके। ठीक है, हमारी समस्याओं को सुने, हम जो बात करें स्पेशली उसको ध्यान से सुने और हमें पर्सनल लेवल पर गाइड करे। तो ये पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पर 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन रहेगा, 1-to-1 लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, जहाँ पर आपकी क्लास में केवल एक स्टूडेंट आप रहेंगे और आपके टीचर रहेंगे, आपकी हर एक समस्या का वहाँ पर समाधान किया जाएगा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश रहेगी, प्रैक्टिस सीट रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। और हाँ, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की हमारे द्वारा एक बुक भी डिज़ाइन की गई है कि अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा है, हमको कोई बुक नहीं मिल पा रही जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ हो, तो ये बुक आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है, स्पोकन इंग्लिश बुक, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत कुछ सारे स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, सर बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस है, वोकैब है, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये हमारी बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर ये इतने सारी चीज़ें बता दी, ये फिर मिलेगी कहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, जो आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू।